तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग ने नेदरवर्ल्ड लॉर्ड के ओशियन के अंदर से उनका ब्लड एसेंस चोरी कर लेता है, जिसकी वजह से नेदरवर्ल्ड लॉर्ड लुओ फैंग को पकड़ लेते हैं और उसके सामने दो ही ऑप्शन रखते हैं। या तो वो उनके लीग का गार्डियन बन जाए और उनके जरिए एंसेस्ट्रल गॉड कल्ट के अंदर ज्वाइन हो जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन वो यहाँ पे लुओ फैंग को जान से मार देंगे। लुओ फैंग उनके पहले ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेता है। तभी नेदरवर्ल्ड लॉर्ड लुओ फैंग को एंसेस्ट्रल गॉड कल्ट का टोकन देते हैं, जिसके जरिए वो एंसेस्ट्रल गॉड कल्ट से कम्युनिकेट कर सकता था। वहीं पे लुओ फैंग नेदरवर्ल्ड लॉर्ड के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके गोल्डन हॉर्न बीस्ट के क्लोनिंग टेक्निक को कास्ट करके अपने थर्ड क्लोन को अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर बनाना स्टार्ट कर देता है, जहां पे अब इस क्लोन को बनने में लगभग 600 ईयर्स लगेंगे। ये जान करके वहां पे लुओ फैंग अपनी कल्टीवेशन के लिए बैठ जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आपको ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काउंटलेस एलियन वहाँ पे ट्रेजर हंटिंग कर रहे होते हैं। इस ट्रेजर लैंड की एक खासियत होती है, अगर आपकी किस्मत में ट्रेजर कोई लिखा होगा तभी आपको ट्रेजर मिलेगा, यानी कि ट्रेजर खुद से अपने सक्सेसर को चूज करता है। बस किस्मत अच्छी होनी चाहिए। तभी वहाँ पे आसमान में उड़ते हुए सारे ही एलियंस को लुओ फैंग नजर आता है। तभी वो सब कहते हैं कि ये तो ब्लेड रिवर किंग है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी हम वहाँ पे एक रोबोट एलियन को देखते हैं जो कि कहता है कि 9 नदर स्पेस टाइम के अंदर से जब से ये ब्लेड रिवर किंग वापस आया है, उसके बाद ये हम लोगों के सामने 100 ईयर्स के बाद अपीयर हुआ है, सीधा ही ट्रेजर लैंड के अंदर आ गया। तभी वहां पे हम एक गोट एलियन को देखते हैं जो कि कहता है कि काफी अजीब बात है ना, ये ब्लेड रिवर किंग अभी आया है और सीधा ही यहाँ ट्रेजर लैंड के अंदर मौजूद हाईएस्ट पीक की तरफ बढ़ रहा है। इस ह्यूमन का जो एम्बिशन है वो बड़ा ही अजीब है। क्या कहते हो मिरर किंग। और यहाँ पे बेचारा मिरर किंग कुछ भी नहीं बोलता है, वो अपने गुस्से को दबा के वहीं खड़ा होता है, क्योंकि ऑलरेडी लुओ फैंग के टीचर किंग ज़ेन यान ने इसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा होता है, क्योंकि इसने लुओ फैंग को नुकसान जो पहुंचाया था। तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरा थर्ड क्लोन बहुत ही जल्दी अपीयर होने वाला है, और पास्ट में इस 600 ईयर्स में मैंने स्पेस लॉ को कल्टीवेट करके उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अब मैं समझ चुका हूं, जिसकी वजह से मैं अब अपना इमॉर्टलिटी लेवल ब्रेक थ्रू करने वाला हूं। मगर उससे पहले मैं देखना चाह रहा था कि क्या मैं डोमेन लॉर्ड लेवल पे रह करके इस ट्रेजर लैंड के अंदर किसी इनहेरिटेंस को हासिल कर सकता हूं। यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैं आज इस ट्रेजर लैंड के अंदर आया हूं। लुओ फैंग वहां पे धीरे धीरे करके कई सारे ट्रेजर लैंड की हाईएस्ट पीक के ऊपर जाने लगता है और ट्रेजर को ढूंढने लगता है। मगर तभी वहां पे नीचे खड़े हुए एलियंस कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता है कि आज यहाँ पे इस ब्लेड रिवर किंग की किस्मत इतनी अच्छी है कि इसे यहाँ पे कोई भी ट्रेजर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सच में लुओ फैंग बारी बारी करके कई सारे हाईएस्ट पीक के ऊपर जा करके खुद की किस्मत को आजमा रहा होता है। तभी वहां पे किंग कहता है कि ब्लेड रिवर किंग तू अभी बहुत कमजोर है, तू यहाँ पे डिजर्व भी नहीं करता है कि हमारे सामने खड़ा हो सके। मगर तभी वहां पे उसके बगल में खड़ा हुआ गोट एलियन कहता है कि इतनी सारी ट्रेजर लैंड की हाईएस्ट पीक पे जाने वाला ये ब्लेड रिवर किंग दूसरा बंदा है। वहीं पे पीछे से मिरर किंग कहता है कि ब्लेड रिवर किंग एक छोटा सा बच्चा है, उससे पता होना चाहिए कि आखिर उसकी लिमिट क्या है। मगर वहीं पे बबाता अपने सर को नोचते हुए कहती है कि लुओ फैंग क्या यहाँ पे किसी ट्रेजर को ओपन करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये कहने के साथ वो अपना सर नोचना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि अब इस ट्रेजर लैंड के अंदर सिर्फ आखिरी हाईएस्ट पीक बची होती है, जिसे देख करके वो तुरंत लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग अब हमारे सामने जो पीक नज़र आ रही है वही यहाँ की सबसे आखिरी पीक बची है, इसे हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। ये कहने के साथ वो काफ़ी निराश होती है। मगर तभी लुओ फैंग कहता है कि बबाता मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आया था और कुछ भी नहीं, हमें यहाँ पे ट्रेजर मिले या फिर ना मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कहने के साथ वो उड़ते हुए उस आखिरी पीक की ओर बढ़ जाता है, और जैसे ही लुओ फैंग उस पीक के करीब जा रहा होता है, अभी भी नीचे सारे ही एलियन लुओ फैंग के ऊपर हंस रहे होते हैं। ये तो नल्ला है, इसके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। मगर जैसे ही लुओ फैंग उस पीक के ऊपर लैंड करता है, उस पीक के अंदर से डिवाइन ऑरा
पहाड़ को फाड़ करके बाहर निकलता है, जैसे कि लुओ फैंग ने यहाँ पे किसी सुप्रीम ट्रेजर को ट्रिगर कर दिया हो। ये सेंस करके मिरर किंग जो कि जा रहा था वो पलट करके तुरंत उड़ते हुए हवा में आता है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या यहाँ पे एक ट्रेजर अपीयर होने वाला है। तभी सब के सब अपने सामने ब्लेड रिवर किंग को देखने लगते हैं, जहाँ पे मिरर किंग कहता है कि ये ब्लेड रिवर किंग नहीं होगा, किसी और ने यहाँ पे ट्रेजर को ट्रिगर किया है। मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि आखिर इतना कमजोर कल्टीवेटर एक सुप्रीम लेवल के ट्रेजर को ट्रिगर कर सके। तभी वहां पे जिस पीक पे लुओ फैंग खड़ा था उसी पीक पे एक और कल्टीवेटर मौजूद होता है, जो कि अपने आप को साफ करते हुए कहता है कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे इस पेड़ को छुआ था, तो इस सुप्रीम ट्रेजर को मैंने यहाँ पे ट्रिगर किया है, इसलिए ये सुप्रीम ट्रेजर मुझसे बिलोंग करता है। मगर तभी वहां पे एक फीमेल थंडर कल्टीवेटर आती है, खींच के एक लात उस कल्टीवेटर को मार करके आगे फेंक देती है और अपने पास से एक स्टोन को निकाल के कहती है कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस स्टोन को छुआ था, तो ये सुप्रीम ट्रेजर मेरा होता है। और वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि कहता है कि शायद ये ट्रेजर मुझसे ही बिलोंग करता है, क्योंकि आसमान से डिवाइन इनलाइटमेंट बहुत ही तेजी से लुओ फैंग की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके चपेट में वो दोनों ही कल्टीवेटर भी आ जाते हैं। तभी वहां पे हमें उन दोनों ही कल्टीवेटर की चीख सुनाई देती है, जहां पे एक ब्लास्ट के साथ वो दोनों ही कल्टीवेटर उस पीक से छटक करके बहुत दूर जाके गिरते हैं। तभी लुओ फैंग कहता है कि ये ट्रेजर असल में मुझसे ही बिलोंग करता है। मगर वहीं पे सारे ही एलियंस कहते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि ये एक कमजोर सा ह्यूमन ब्लेड रिवर किंग अभी भी इस माउंटेन के ऊपर अपने पैरों के सहारे खड़ा है, ये इम्पॉसिबल है। आखिर इस ट्रेजर लैंड के अंदर इसे कैसे एक सुप्रीम ट्रेजर मिल सकता है। ये लोग तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इनके जीन्स भी हमसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, ये लोग वर्दी नहीं है इस सुप्रीम ट्रेजर के। और तभी वहाँ पे मिरर किंग अपनी आंखों के सामने एक सुप्रीम ट्रेजर रिंग को देखता है, जो कि लुओ फैंग की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देख करके मिरर किंग कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, एक दिन मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हें पता चल जाएगा कि पर्सनल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जरूरी होती है किस्मत से। और वहीं पे हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि अपने हाथों में उस रिंग को पकड़ लेता है। जैसे ही लुओ फैंग उस रिंग के अंदर देखता है, बबाता चिल्लाते हुए कहती है कि लुओ फैंग ये तो फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर है। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि बिल्कुल ये फ्लाइंग पैलेस ट्रेजर बिल्कुल सिमिलर है हेवनली वुल्फ लॉर्ड के फ्लाइंग रॉयल वेसल के। अभी वहां पे बबाता लुओ फैंग को बताती है कि लुओ फैंग, तुम्हारे सामने जो स्पेसशिप है वो असल में एंशियंट स्पेसशिप है और इसका ओरिजिनल नेम सिल्वर फैंटम शिप है, जिसे सिंपली सिल्वर रिवर के नाम से जाना जाता है। ये एक टॉप टायर का ट्रेजर है और साथ में लुओ फैंग, जब तक तुम अपने स्टार टावर को पूरी ही तरीके से कंट्रोल नहीं कर लेते हो तब तक मुझे लगता है कि ये सिल्वर फैंटम शिप तुम्हारी पूरी मदद करेगी। तभी बबाता इस शिप के प्रोग्राम को स्टार्ट करती है और उससे कनेक्शन बनाते हुए इस सिल्वर फैंटम शिप को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है, जहां पे लुओ फैंग भी खड़े होकर के इस स्पेस शिप की अद्भुत पावर को महसूस कर रहा होता है। मगर यहाँ पे लुओ फैंग से ज्यादा बबाता और उसकी असिस्टेंट एक्साइटेड होती हैं और वो दोनों ही पूरी ही तरीके से अपनी जी जान लगा करके इस सिल्वर फैंटम स्पेसशिप को एक्टिवेट कर रही थी। मगर तभी उन लोगों के डिस्प्ले के सामने आता है वार्निंग मैसेज एक्सेस डिनाई। ये देख करके बबाता काफी हैरान होती है और वहीं पे कुछ अल्फाबेट्स भी लिख के आते हैं, जिसे यहाँ पे बबाता नहीं पढ़ पाती है। तभी बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, इस शिप के प्रीवियस ऑनर ने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐड कर दी है और यहाँ पे जो सिंबल लिख के आ रहे हैं, इस सिंबल को मैं डिकोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इसका जो डाटा है वो मेरे सिस्टम में असल में मौजूद ही नहीं है, इसलिए हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा इस शिप को एक्टिवेट करने के लिए। मगर उससे पहले हमें इन लेटर्स को ट्रांसलेट करके समझना होगा कि आखिर इसमें लिखा क्या है। तभी लुओ फैंग उस स्पेस रिंग को देखते हुए वर्चुअल कॉल लगाता है अपने टीचर क्यूरियोसिटी लॉर्ड को, जहाँ पे लुओ फैंग इन सारे स्क्रिप्चर को अपने टीचर को शो करता है। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड उस एंशियंट स्क्रिप्चर को चेंज कर देते हैं प्रेजेंट टाइम की लैंग्वेज में, जहां पे लिखा होता है कि मैं इस यूनिवर्स के बनने के दौरान ही पैदा हुआ था, बल्कि मेरे ना कोई फादर हैं और ना ही कोई मदर है। मुझे बनाने वाला असल में ये खुद यूनिवर्स है और ना ही मैं किसी लीग, ब्लड लाइन या फिर किसी भी तरीके के इनहेरिटेंस को भी मैं फॉलो नहीं करता हूँ। रही बात इस सिल्वर विंग्स फैंटम शिप को इस ट्रेजर लैंड के अंदर छोड़ने की, तो
तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे इसे यहाँ पे छोड़ना पड़ा फ्यूचर जनरेशन के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि जिसे भी ये मिलेगा वो इसका सही इस्तेमाल करेगा। मैं चैंग फैंग। ये सुनकर के क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं कि अच्छा चैंग फैंग ये तुम हो। तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर आखिर सीनियर चैंग फैंग कौन है। तभी वहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड बताते हैं कि चैंग फैंग असल में एंसेस्ट्रल गॉड सेक्ट में से 8 ओरिजिनल बीस्ट गॉड में से एक है। और जैसा कि तुम जानते हो कि बीस्ट गॉड बनने के लिए तुम्हें पहले कल्टीवेशन करनी पड़ती है, मगर यहाँ पे चैंग फैंग की चीजें बिल्कुल उलट हैं। क्योंकि जब ये यूनिवर्स बन रहा था उसी समय ओरिजिनल लॉ आपस में ही फ्यूज होकर के एक नए बीस्ट गॉड को बना दिया था, जो कि नेचुरल बॉर्न बीस्ट गॉड चैंग फैंग था। और साथ में नेचुरल बॉर्न बीस्ट गॉड असल में कंडेंस करता था कॉस्मिक एसेंस को, जिसकी वजह से इसकी मसल्स, बोन, ब्लड सबके अंदर कॉस्मिक पावर मौजूद थी। यहाँ तक कि इसने ही उस ब्लडी लुओ क्रिस्टल को भी बनाया था, जिसे हाल ही में तुमने अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब किया है। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि नेचुरल बॉर्न बीस्ट गॉड चैंग फैंग का फेथ कैसा होगा। तभी वहां पे लुओ फैंग अपने टीचर क्यूरियोसिटी लॉर्ड की बात को सुनकर के कहता है कि टीचर इसका मतलब बीस्ट गॉड ऑफ ब्लडी लुओ वर्ल्ड के अंदर जो बीस्ट गॉड मारे गए थे उन पावरफुल कल्टीवेटर्स के द्वारा वो असल में सीनियर चैंग फैंग ही थे। और तभी लुओ फैंग कहता है कि टीचर इससे मुझे एक बात समझ में आ गई है, अगर आप भले ही नेचुरल बॉर्न बीस्ट गॉड क्यों ना हो, अगर आप पावरफुल नहीं हैं तो आप मारे जाएंगे। आपसे ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आपको मार देंगे, इसलिए अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको पावरफुल बनना होगा। अभी वहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहते हैं कि बिल्कुल लुओ फैंग, और यही सेम रूल हम ह्यूमंस के ऊपर भी लागू होता है। लुओ फैंग तुम हम ह्यूमन रेस की फ्यूचर पिलर हो, इसलिए तुम्हें अपने लोगों को बचाने की खातिर अपनी स्ट्रेंथ पे खास तौर से ध्यान देना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत जल्द मॉर्टेलिटी को ब्रेक थ्रू करने वाले हो, मगर तुम्हें सबसे पहले अपने लाइफ के जीन लेवल को अपग्रेड करना होगा इस ब्रेक थ्रू के दौरान, उसके बाद ही तुम अपना ब्रेक थ्रू करना। और तभी वहां पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड स्पेस में एक क्रैक अपनी फिंगर से लगाते हैं और उसके अंदर से बीस्ट गॉड के ब्लड की एक बोतल को बाहर निकालते हैं। लुओ फैंग को बताते हैं कि लुओ फैंग इस बोतल के अंदर हर एक बीस्ट गॉड के ब्लड ड्रॉप के अंदर असल में कंडेंस किया गया है 100 ब्लड लुओ क्रिस्टल को, यानी कि एक बूंद इक्वल है 100 ब्लड लुओ क्रिस्टल के। मगर यहाँ पे लुओ फैंग जिस तरीके से मुश्किल है उस ब्लड लुओ क्रिस्टल को रिफाइन करना, बट यहाँ पे उतना ही ज़्यादा आसान है बीस्ट गॉड के ब्लड पावर को एब्जॉर्ब करना। अगर कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन इसे एब्जॉर्ब करता है तो यकीनन उसके जीन बहुत ही तेज़ी से इवॉल्व होंगे और उसकी रफ्तार, स्पीड हर सेकेंड्स के साथ बढ़ती चली जाएगी, जब तक ह्यूमन की जो सबसे हाईएस्ट जीन लेवल है 100% वहां तक ना पहुंच जाए। और हम ह्यूमंस की ये आखिरी लिमिट भी है। मगर यहाँ पे लुओ फैंग मुझे पूरा यकीन है कि तुम यहाँ पे इस लिमिट को क्रॉस कर लोगे। तुम यहाँ पे हर किसी को सरपास करके तुम उस शिखर पे जा कर के खड़े हो जाओगे जिसके नीचे सारे अदर कल्टीवेटर्स होंगे, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। और तभी वहाँ पे लुओ फैंग के हाथ में हम बीस्ट गॉड की ब्लड बोतल को देखते हैं, जिसे पकड़ के लुओ फैंग अपने टीचर से कहता है कि टीचर मैं समझ गया हूँ। ये कहने के साथ वो अपने टीचर को जैसे ही ग्रीट करता है उसके बॉडी यूनिवर्स के अंदर उसके थर्ड क्लोन का एग क्रैक होने लगता है, जिसे सेंस करके लुओ फैंग तुरंत अपने टीचर से कहता है कि टीचर मेरा थर्ड क्लोन जल्द ही अपीयर होने वाला है, यानी कि वो पैदा होने वाला है। इसलिए लुओ फैंग तुरंत अपने टीचर को बाय बोल करके अपने बॉडी यूनिवर्स के अंदर आ जाता है और अपने थर्ड क्लोन को अपने एग से बाहर आता हुआ देखता है, यानी कि उसे पैदा होते हुए देख रहा होता है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मेरे थर्ड क्लोन का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज्यादा विशाल है। तभी वो एग ब्लास्ट होता है और उसके अंदर से ब्लड बाहर निकल के तैरने लगता है हवा में। तभी लुओ फैंग कहता है कि मेरे थर्ड क्लोन के पास खुद की ब्लड और खुद की बॉडी, मसल्स, बोन और लाइफ फॉर्म मौजूद है। ये एक नया लाइफ फॉर्म है और ये खुद एक अकेले ही पूरा यूनिवर्स है। तभी वहाँ पे हम उस थर्ड क्लोन के पैर को देखते हैं जो कि भाई साहब बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे करके वो सारे ही ब्लड आपस में फ्यूज होकर के लुओ फैंग के थर्ड क्लोन को बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पे बबाता कहती है कि इस थर्ड क्लोन की बॉडी बहुत ही ज़्यादा विशाल है लुओ फैंग, और इसकी स्ट्रेंथ भी तो इनक्रेडिबल है। इसके अंदर जो डिवाइन पावर मौजूद है उसे यहाँ पे मेजर कर पाना भी बड़ा ही मुश्किल है। और जैसा कि इसका कनेक्शन 9 नेदर सी से है तो मुझे लगता है कि हमें अपने थर्ड क्लोन का नाम
9 नेदर सी क्लोन रखना चाहिए, क्या कहते हो लुओ फैंग? और तभी हम वहाँ पे 9 नेदर सी क्लोन को देखते हैं जो कि पूरी ही तरीके से लुओ फैंग के सामने आके खड़ा हो चुका था और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है, जो कि यकीनन देखने में काफ़ी ज़्यादा विशाल और उतनी ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है और इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं लुओ फैंग के थर्ड क्लोन की पावर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।